Assalamu alaikum students. My name is फैजान सिद्दीकी. I am your chemistry teacher. I hope आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे. अच्छा, हमारा जो आज का यहाँ पे ये लेक्चर था, तो उस लेक्चर में हमने यहाँ पे एक नया चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको जो है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं. और इससे पहले जो चैप्टर हमने क्लोज किया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, तो अभी उसके आगे से चलेगा. और बहुत अच्छा लॉजिकल चैप्टर है और अपने न्यूमेरिकल्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स वाले, तो वो समटाइम्स काफ़ी टफ टाइम दे देते हैं. तो इसलिए ज़रा बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर है. तो ये जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग में दो तरह के रिएक्शंस को डिस्कस किया हुआ है. एक हमारे पास कैटेगरी आती है इररिवर्सिबल रिएक्शंस की, और एक कैटेगरी आती है रिवर्सिबल रिएक्शंस की. अगर मैं पुरानी बात यहाँ पे आपको रिकॉल कराऊं, तो देखिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कैटेगराइज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको एनर्जी की बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे हमने पढ़ा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी इवॉल्व. इसी तरह कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्शन के ऊपर कैटेगराइज किया जाता है, जिनमें आपके पास बनते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस. ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है. अच्छा, इररिवर्सिबल रिएक्शंस किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो इसकी ये लॉजिक ध्यान में रखें कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, ठीक है. रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद वो रिएक्शन वहां पर स्टॉप हो जाए, रुक जाए, कंप्लीट हो जाए. तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मिलने के बाद वो रिएक्शन वहीं पर कंप्लीट हो जाए, स्टॉप हो जाए, ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शंस. तो एक हमारे पास ये हो गया कि जो सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डायरेक्शन में, इनको वन वे रिएक्शंस का भी नाम दिया जाता है, इनको यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस का भी नाम दिया जाता है. और ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो आपने पढ़े, जो आपने किए हैं. जैसे आपको याद होगा 9th क्लास के लेवल में टाइट्रेशन वगैरह पढ़ाई जाती थी. फर्स्ट ईयर में भी आप लोग करेंगे. टाइट्रेशन में इस तरह का एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं कि भाई HCl है जो कि एक एसिड है, इसका रिएक्शन आपने परफॉर्म कराया NaOH से. NaOH एक बेस है. चार्जेस शो करूंगा. HCl में H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaOH में Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव. तो क्या होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से आके कंबाइन होगा. जब कंबाइन होगा तो आपको मिलेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि इसका सॉल्ट है. और क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. जब कंबाइन होगा तो कंबाइन होने के बाद आपको वहां पर वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा. तो ये जो रिएक्शन है, इसमें जस्ट हो क्या रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके बाद वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो गया, वहीं पे कंप्लीट हो गया. तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस इररिवर्सिबल रिएक्शंस या वन वे रिएक्शंस या यूनी डायरेक्शनल रिएक्शंस कहलाते हैं. तो ये इस तरीके से होता है. ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है, वो कैटेगरी आती है रिवर्सिबल रिएक्शंस की. रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं वो आपस में दोबारा रिएक्ट करें, और रिएक्ट करने के बाद वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए.
यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाए, फिर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, फिर प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाए, और इसी तरह ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलता रहे। तो इस तरह के रिएक्शन जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों डायरेक्शन में चलते रहते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का, या टू वे रिएक्शंस का, या बाय डायरेक्शनल रिएक्शंस का। ठीक है, तो इसलिए ये चीज याद रखना कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर वन वे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है रिएक्शन एंड, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर टू वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है लेकिन रिएक्शन एंड नहीं होता, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आता है, इसलिए ये टू वे रिएक्शन कहलाता है। और इस चैप्टर में हमारा सारा डिस्कशन रिवर्सिबल रिएक्शन पर है, तो इसलिए मैं चैप्टर से एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास कंपाउंड है HI, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि कौन सा कंपाउंड है। HI, H हाइड्रोजन है, I आयोडीन है, कंपाउंड का नाम बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ये डीकंपोज होता है तो डीकंपोज होने के बाद ये दो चीजें यहां पे बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? जाहिर सी बात है, जब ये डीकंपोज होगा तो डीकंपोज होने के बाद इसका जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और इसका जो आयोडीन है वो अलग हो जाएगा, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? जो हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रहा है वो दोबारा आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद वापस से HI में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें पहले HI रिएक्टेंट था, उसने रिएक्ट करके हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोडक्ट्स बनाए, फिर जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो दोबारा रिएक्ट कर रही है और वापस ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो टू वे रिएक्शंस या रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम यहां पे कैटेगराइज करते हैं। ये तरीकेकार है। अच्छा, अब यहां पे अक्सर एक क्वेश्चन जहन में आ रहा होता है, बुक में डिस्कस नहीं हुआ होगा, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये चीज याद रखिएगा कि रिएक्शन इरिवर्सिबल कब होगा और रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगा। तो ये चीज जो है वो आप सारे के सारे ध्यान में रखें कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और मिलने वाला प्रोडक्ट एक स्टेबल प्रोडक्ट है, तो वहां पे जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा। और अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो मिलने वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल है, तो जब अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल जो होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो रिएक्शन जो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है वो रिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद अगली टर्म जो हमारे पास यहां पर आती है, जो कि चैप्टर का टाइटल भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाते हुए आ रहा हूं मैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वहां पर भी था, लेकिन वहां पे इक्विलिब्रियम कौन सा था? वहां पे वेपर लिक्विड मिक्सचर्स का इक्विलिब्रियम था। हमने पढ़ा था उसमें कि जब लिक्विड हीट करें वेपर्स में जाता है एवापोरेशन, वेपर एनर्जी लूज करके लिक्विड में आता है कंडेंसेशन। तो हमने पढ़ा था कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए तो उसको भी नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था। अच्छा, अब हम यहां पर बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर, तो यहां पे इक्विलिब्रियम को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से उसको यहां पे डिफाइन करेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस दो डायरेक्शन में चलते हैं, एक रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डायरेक्शन जो कि फॉरवर्ड होती है और दूसरा प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट डायरेक्शन जो कि बैकवर्ड होती है। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहां इस तरीके से है कि अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होने वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में
कन्वर्ट होने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं कन्वर्ट हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनकी तादाद अगर बराबर हो जाए, यानी रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर प्रोडक्ट के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो जब किसी रिएक्शन में यह सिचुएशन आ जाए कि वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन को नेम दिया जाता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूज के साथ मैं बात करूं कि अगर रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट के 10 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, और इसी तरह प्रोडक्ट के भी 10 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में, तो जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है अगर उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, और इस वक्त ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ये इस तरीके से यहां पे डिफाइन होता है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन के ऊपर डिफाइन होता है। बुक की एक लाइन दी हुई है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इट इज डायनामिक इन नेचर, ये स्टैटिक नहीं होता, ये डायनामिक होता है। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद वो रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि वो दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलता रहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहता है। तो अगर इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा, वो दोनों डायरेक्शंस में कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम है इट इज डायनामिक इन नेचर। अगर ऐसा हो जाता, सपोज जस्ट 1 मिनट के लिए सपोज कर लें कि अगर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया और इक्विलिब्रियम में आने के बाद अगर वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाए, इक्विलिब्रियम आया और सपोज रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो गया, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे रिएक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन स्टैटिक होता नहीं है, डायनामिक होता है। इस बात को मैं ग्राफ से आपको समझाता हूं। आई होप कि आप लोगों को ग्राफ थोड़ी बहुत पढ़ने आते होंगे, और पीछे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसके जो ग्राफ्स आप लोगों को पढ़ाए गए थे, तो फिजिक्स में तो आप लोग पढ़ते ही हैं। तो यहां पर एक ग्राफ है बड़े काम का, और ये ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इसी के ऊपर है डिस्कस करने वाला। तो एक नजर इसको देखते हैं क्या है। एक्सेस का सबको आइडिया है ना, ये जो मैंने अभी तक ड्रॉ किया हुआ है ये वर्टिकल एक्सेस है, आप इसको कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर जो है वो वाई एक्सेस है, और उसके अगेंस्ट में दूसरा जो एक्सेस जाहिर सी बात है जो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ये वाला जो कि हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सेस है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ये जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, इस ग्राफ के एक एक्सिस पे हम यहां पे लेंगे टाइम को एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो दूसरा एक्सिस है यानी कि वाई एक्सिस, उस एक्सिस पे हम यहां पे लेंगे कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है? तो कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस पे लेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी, टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का हम यहां पे रिलेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन किसकी लेंगे? कॉन्सेंट्रेशन का जनरल वर्ड ध्यान में रखना, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट को कहा जाता है। ठीक है? इन जनरल अगर किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है मतलब अमाउंट बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है तो उसका मतलब उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो हम जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की लेंगे और टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे। तो जब आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो दो ग्राफ बनेंगे, एक ऊपर से नीचे आ रहा है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और एक ग्राफ ऐसा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा, जो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हुआ था और नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये जो ग्राफ है ये रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में
आने वाले चेंजेस को शो कर रहा है, जबकि दूसरा ग्राफ जो है वो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में आने वाले चेंजेस को यहां पे शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से होगा। अच्छा, अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो जब टाइम इंटरवल 0 है, यानी जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो 0 टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमम है, वो 0 है। फिर जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो देखिए रिएक्टेंट का ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है। तो ग्राफ डिक्लाइन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट का ग्राफ इंक्लाइन हो रहा है, तो उसका मतलब है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट मुसलसल ऊपर जा रहा है, रिएक्टेंट मुसलसल नीचे आ रहा है, और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक कि वो ये डॉटेड लाइन क्रॉस ना कर ले। ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्विलिब्रियम की लाइन है, और इस इक्विलिब्रियम की लाइन को क्रॉस करने के बाद आप ये देखें तो ये जो ग्राफ है ये अब स्ट्रेट हो गया, यानी रिएक्टेंट पहले कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था, इक्विलिब्रियम क्रॉस करने के बाद अब वो मजीद नीचे नहीं आ रहा, वो स्ट्रेट हो गया। प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था, तो इक्विलिब्रियम की लाइन क्रॉस करने के बाद वो मजीद ऊपर नहीं जा रहा, वो स्ट्रेट हो गया। तो जब ग्राफ यहां पर आके स्ट्रेट हो जाता है तो इसके स्ट्रेट होने का मतलब यह है कि अब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इस ग्राफ को आप बिल्कुल सही से ऑब्जर्व करें, 0 से स्टार्ट लेंगे और फिर पूरा ऑब्जर्व करेंगे कि 0 टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट। अच्छा, कॉमन सेंस की बात भी है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में आपके पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता, ऐसा ही है ना। तो इसलिए देखो रिएक्टेंट मैक्सिमम है और प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम है, 0 है, क्योंकि कॉमन सेंस है, जब शुरू करेंगे तो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट तो मिलता है उस टाइम में जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट मिलना शुरू होता है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जा रहा है प्रोडक्ट में, तो इसलिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ग्राफ नीचे, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऊपर। और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद जो है वो ग्राफ स्ट्रेट चले जाते हैं। सिंपल सा इसका यहां पे ये मतलब होता है। ठीक है जी, तो इसलिए जो है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब ग्राफ की ये वाली लाइन जो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइंस क्या शो कर रही हैं? ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि इस जगह पर आकर जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स की हो या वो रिएक्टेंट्स की हो, वो कॉन्सेंट्रेशंस यहां पर आके कांस्टेंट हो जाती है। यानी पहले रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा था, प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो इसके अचीव होने के बाद वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं। ये इस तरह का पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप सारे के सारे जो है वो ध्यान में रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। तो उसको याद रखिएगा कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद वहां पर रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रेशंस वहां पे कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, ये चीज याद रखिएगा। तो इक्वल नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। सही, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितनी भी है, कम है, ज्यादा है, बराबर है, जितनी भी है, वो वहां पे कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, तो यहां तक की कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखिएगा। इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। अगली टर्म हमारे पास एक्टिव मास की है, और फिर उसके बाद लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।